हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य। हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से जो उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य है उसका व्यंजक प्राप्त करेंगे, जो कि क्लास 12 फिजिक्स के 12th चैप्टर परमाणु से संबंधित है। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर कई सारे न्यूमेरिकल जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तथा जो आने वाला टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसमें हम लोग कई सारी श्रेणियां पढ़ते हैं, जैसे बामर श्रेणी पढ़ते हैं, लाइमन श्रेणी पढ़ते हैं, फुंड श्रेणी पढ़ते हैं, ब्रैकेट श्रेणी पढ़ते हैं। तो 5 श्रेणियां आपको उसमें पढ़नी है। तो पांचन श्रेणी होता है, 5 श्रेणियों में यहाँ से जो हम लोग तरंगदैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त करेंगे उसी का उपयोग किया गया। तो ये टॉपिक आगे वाले टॉपिक को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, जिससे आपको ये टॉपिक जो है स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई परमाणु होता है, कोई भी परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसको हम बाह्य स्रोत से ऊर्जा देते हैं, तो वो क्या करता है, अपनी निम्नतम ऊर्जा स्तर से क्या होता है, संक्रमण कर जाता है उच्च ऊर्जा स्तर में। लेकिन वहां पर वो ज्यादा समय तक नहीं रहता, वहां पर वो केवल 10⁻⁻8 सेकेंड तक रहने के पश्चात वो पुनः क्या होता है, अपनी उसी निम्नतम ऊर्जा स्तर पर आता है। जैसे मान लीजिए कि एक कोई नाभिक है और इसके चारों तरफ एक कोई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर चक्कर लगा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि हर एक कक्षा की क्या होती है, अलग अलग ऊर्जा होती है, और उसका व्यंजक भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अगर आपने उसको भी नहीं देखा तो चैनल पे हमने प्लेलिस्ट क्लास 12 परमाणु नाम से बनाया, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो पहली कक्षा है इसकी ऊर्जा कितनी है, E1 है, और जो एक दूसरी कक्षा है जिसकी ऊर्जा स्तर मान लेते हैं ऊर्जा कितनी है, E2 है। तो हम लोग जानते हैं कि जब परमाणु E2 से E1 में आएगा तो वो जितनी ऊर्जा लिए रहता है वो सभी को क्या करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पर जो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित होती हैं, हमें उसी का क्या करना, विकिरण जो उसी का तरंगदैर्घ्य है उसका व्यंजक यहाँ पर प्राप्त करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि पहली कक्षा N1 है और दूसरी क्या है, N2 है। तो N2 में से जब N1 में आएगा प्रकाश के ये इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्सर्जित करता है, और उसी का हम लोग क्या करेंगे, व्यंजक यहाँ पर प्राप्त करते हैं। तो पहले हम सारी लैंग्वेज लिख देते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई समस्या ना हो। तो पहले हम नोट्स यहाँ पर लिखते हैं। माना, यहाँ पर लिखेंगे माना, आप कॉपी पेन के साथ बैठिए और लिखते चलिए। माना कोई परमाणु उत्तेजित अवस्था में है। माना कोई परमाणु उत्तेजित अवस्था में है। उत्तेजित अवस्था का मतलब होता है कि परमाणु को कहीं से ऊर्जा मिली है और उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो उच्च ऊर्जा स्तर में जा चुका है। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि कोई परमाणु क्या उत्तेजित अवस्था में है। फिर आगे लिखेंगे, माना कोई इलेक्ट्रॉन N2 कक्षा में चक्कर लगा रहा है। कोई इलेक्ट्रॉन N2 कक्षा में चक्कर लगा रहा है जिसकी कक्षीय ऊर्जा यानी सेकंड कक्षा की ऊर्जा हम लोग मान लेते हैं E2 है। फिर आगे लिखेंगे, माना इलेक्ट्रॉन N2 से N1 कक्षा में संक्रमण करता है। संक्रमण का मतलब होता है कि यहां से ये क्या कर रहा है, वापस अपना N1 कक्षा में वापस आता है। तो N1 कक्षा में संक्रमण करता है जिसकी कक्षीय ऊर्जा E1 है। मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो N1 कक्षा में संक्रमण करता है जिसकी कक्षीय ऊर्जा कितनी है, E1 है। फिर आगे लिखेंगे, तब इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब E2 से E1 में आएगा तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका N2 कक्षा है उसकी ऊर्जा कितनी है, E2 है, और प्रारंभिक जो कक्षा है उसकी ऊर्जा कितनी है, E1 है। तो जब ये E2 से E1 में आएगा तो उस स्थिति में जो उत्सर्जित ऊर्जा होगी वो मान लेते हैं E है, और ये बराबर होगा E2 माइनस E1 के। ठीक, इसको हम लोग बना देंगे समीकरण नंबर 1। अब हम लोग पिछला डेरिवेशन जब किए थे तो उसमें हम लोग उत्सर्जित ऊर्जा का व्यंजक, हम लोग कक्षीय ऊर्जा का व्यंजक ही प्राप्त किए थे। तो आगे लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि En इक्वल टू होता है -R × Z² / N²। ये सूत्र हम लोग डिराइव कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में।
ई क्या है, तो ई होता है आपकी एनर्जी, एन मतलब पहली कक्षा की ऊर्जा की, दूसरी की, तीसरी आप यहां से रख सकते हैं। आर क्या है, तो रिडवर्ग नियतांक है। जेड क्या है, तो जेड होता है आपका एटॉमिक नंबर, किसी भी परमाणु का एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या। एन क्या होता है, तो ये कक्षा की संख्या होती है। तो हम लोग चूंकि पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य, तो यहां पर जेड इक्वल टू होगा, यहां पर लिखेंगे अतः z इज इक्वल टू 1 के लिए जेड, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से जब मान रखेंगे तो यहां से अब पहली कक्षा में लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे अतः जेड इक्वल टू 1 के लिए पहली कक्षा की ऊर्जा, तो पहली कक्षा की ऊर्जा यहां से हो जाएगी E1 इज इक्वल टू माइनस आर इंटू एन, यहां पर हो जाएगा 1/N1। मान लेते हैं कि पहली कक्षा की ऊर्जा कितनी है, N1, तो यहां से हो जाएगा N1 स्क्वायर, तथा दूसरी कक्षा की ऊर्जा मान लेते हैं कितना है, E2, और ये मान लेते हैं माइनस आर इंटू 1/N2 का स्क्वायर। अब इन दोनों मानों को समीकरण नंबर 1 में लाकर रखते हैं, तो यहां पर लिखेंगे अतः समीकरण नंबर 1 में E1 व E2 का मान रखने पर, ध्यान से देखिए आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। मान रख देंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा E इज इक्वल टू E2 का मान देखिए तो कितना है, माइनस R/N2 का स्क्वायर, माइनस यहां पर E1 की जगह पे देखिए तो ये भी कितना है, माइनस R इंटू R/N1 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहां से हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस R/N2 का स्क्वायर प्लस R/N1 का स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप देखिए तो दोनों में क्या है, R क्या है, सेम है, तो R हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो R अगर हम कॉमन करेंगे, इधर वाला हम थोड़ा सा इरेज करते हैं पहले, हम क्या करते हैं यहां से R कॉमन कर लेते हैं। R कॉमन कर लेंगे तो यहां से हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस, माइनस के साथ R कॉमन करते हैं तो माइनस R इंटू यहां पर हो जाएगा आपका, अभी आप देखो माइनस नहीं, यहाँ पर ये माइनस है, प्लस है, तो माइनस नहीं कॉमन होगा, आर केवल कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1/N1 स्क्वायर, N2 स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, N2 है, ये आपका क्या है, 2 है, ये आपका 1 है, और प्लस 1/N1 का स्क्वायर, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं E इक्वल टू कैपिटल R, यहाँ पर 1/N1 स्क्वायर, प्लस वाले को पहले कर लेते हैं, और माइनस 1/N2 स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर फिर आगे एक चीज आपको और करना है। हम लोग जानते हैं कि आपका E क्या है, E आपका होता है ऊर्जा, तो हम लोग जानते हैं कि E इज इक्वल टू होता है H इंटू न्यू। हमें चाहिए क्या, तरंगदैर्घ्य चाहिए, तो हम लोग पढ़े हैं पिछले चैप्टर में कि E इक्वल टू क्या होता है, H इंटू न्यू होता है, तथा जो न्यू है, न्यू क्या है, आवृत्ति है, H क्या है, प्लांक नियतांक है, E क्या है, ऊर्जा है, वो भी फोटॉन की, तो न्यू इक्वल टू आपका होता है C/λ। C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, लैम्डा क्या है, तो तरंगदैर्घ्य है। तो ये मान यहाँ पर लाकर रखेंगे तो यहाँ से E इज इक्वल टू हो जाएगा hc/λ। ये मान यहाँ पर लाकर रखते हैं क्योंकि हमें लैम्डा का मान चाहिए, तो ये मान यहाँ पर लाकर रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे अतः E की जगह आप लिख सकते हैं hc/λ इज इक्वल टू कैपिटल R, यहाँ पर हो जाएगा 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ठीक, यहां से हमें लैम्डा का मान चाहिए तो ये दोनों इधर चले आएंगे, तो यहां से हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू R/hc, और यहां पर हो जाएगा 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ठीक, यहां पर हम लोग R का मान पिछले वीडियो में कैलकुलेट कर चुके हैं, वो मान लाकर यहां पर रखते हैं। यहां पर एक चीज आप एक्स्ट्रा मानेंगे, यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि R/hc जो है इसको हम लोग मान लेते हैं R डैश। R डैश है क्या, तो R डैश है आपका रिडवर्ग नियतांक। R डैश क्या है, तो ये है आपका रिडवर्ग नियतांक। अब हम क्या करते हैं, यहां से R डैश का मान कैलकुलेट करते हैं कि रिडवर्ग नियतांक का मान कितना होता है। तो हमने पिछले वीडियो में R का मान कैलकुलेट किया था, हम लोग जानते हैं, यहां पर लिखेंगे चूंकि R इज इक्वल टू, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, इसका मान आया था 2.174 इंटू 10⁻⁻18, इतना आया था, अपान H का मान हम लोग जानते हैं, H क्या है, प्लांक नियतांक है, तो ये हो जाएगा 6.62 इंटू 10⁻34, और इंटू C क्या है, प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल होती है हम लोग जानते हैं 3 × 10⁸। ठीक,
तो ये मान अगर पूरा हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आर डैश, इसको हम लोग क्या मानेंगे आर डैश, तो यहाँ से आर डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें पूरा मान रखते हैं, इसी को पूरा हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से आर डैश का मान हो जाएगा आपका, इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, ये हो जाएगा आपका मान आर डैश 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। तो आप इस सूत्र को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से लिख सकते हैं 1/λ इज इक्वल टू, यहाँ पर r/SC की जगह पे आप लिख सकते हैं r डैश और इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। r डैश है क्या, तो ये है आपका रेडबर्ग नियतांक, और इसका मान कितना है, तो 1 पॉइंट हमने अभी कैलकुलेट किया 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। ठीक, तो ये मान था और ये था आपका उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य का व्यंजक। बहुत सिंपल है। आप अगर आपको कोई भी चीज ना समझ में आई हो तो वीडियो को आप फिर से एक बार रिपीट कीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और यदि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और अगर ना समझ में आया हो, कोई समस्या हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।